ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। 4 फरवरी हफ्ते की शब और रात गए कि ये नशिस्त पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ से बराह रास्त आपने आगाज़ में देखा कि कैसे कैसे नापगा रोज़गार शख्सियात की तस्वीर के जो पाकिस्तानी अदब उर्दू अदब और साथ ही साथ ख़ुद सहाफ़त उर्दू सहाफ़त के माथे का झूमर हैं। ख़वातीन हज़रात, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि जर्नलिज़्म इज़ लिटरेचर इन हेस्ट। सहाफ़त जल्दी में तख्लीक किया हुआ अदब है। हमारा गुमान ये है कि 18वीं सदी के इस शायर अदीब ने ये बात शायद इसलिए कही कि ज़ब्त तहरीर में लाते हुए सहाफ़ी को ये ख़याल रखना है कि उसकी ख़बर की तहरीर या उसके तबसरे की तहरीर किसी भी तरह से ज़बान व बयान के मैदान में अदबी मयार से नीचे न गिरे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ख़ुद बर्नार्ड शॉ का ये कहना कि ऑल द लिटरेचर इज़ जर्नलिज़्म, सारा का सारा अदब दर हकीकत सहाफ़त है। और यहाँ हमारी खुशगुमानी ये कि इस दानिश्वर के नज़दीक जो दुनिया की समाजी नाइंसाफ़ी और माशी नाहमवारी पे पहला बेहतरीन तबसरा उस ज़माने का अदब है। उर्दू अदब को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसने उर्दू सहाफ़त की आबियारी की है। और दूसरी तरफ ये वो नाम के जो हुर्मत हर्फ के नकीब हैं, जो जुनू की खूंचका हिकायत लिखते लिखते ख़ुद अपने हाथ कलम कर लेते हैं। उर्दू का पहला सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़िर ख़ुद हर्फ हक़ के लिए दी जाने वाली पहली कुर्बानी है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्हें हर्फ हक़ कहने की पादाश में गोली मार दी गई, सूली चढ़ा दिया गया। देखना यह है कि आज भी हल्का जंजीर में ज़ुबान रक़ायत बरकरार है। आज भी खून दिल में उंगलियां डबोई जाती हैं या जालिब साहब के बकौल अब सहाफ़ी महज अपने कलम से हज़ारबंदी डालता है। और इन तमाम नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, जनाबे हुसैन नकी, आप उर्दू सहाफ़त, अंग्रेज़ी सहाफ़त, पंजाबी सहाफ़त, पाकिस्तान की सहाफ़त में हुसैन नकी साहब का नाम इतने अखबारात के आप मुदीर नहीं रहे हैं कि जितनी बार आप हर्फ हक़ बुलंद करने की पादाश में जेल गए हैं। आपने पहला पंजाबी अखबार भी निकाला और आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से वाबस्ता रहे और हुकूक इंसानी के बाब में एक बहुत बड़ा नाम है। नकी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और नकी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त हैं। हमें ये तय करना है कि आज जनाब डॉक्टर गाफिर शहजाद जो पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट हैं, वो कहाँ कहाँ सहाफ़त और अदब के दरमियान में दीवार खड़ी करेंगे और हमें ये बतलाएंगे कि कहाँ कहाँ सहाफ़त और अदब की ईंटें मुश्तरक हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप ने अफ़साने लिखे, आपके नावल हैं, आपके सफ़रनामे हैं। अभी हाल ही में आपका एक नावल करोल घाटी हमारे सामने आया और आपने अभी मुझे मरहमत फरमाया। ख़वातीन रात में इससे इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा बरमहल है कि इब्तिदा ही में जनाब गाफिर शहजाद लिखते हैं कि तारीख़ सच्चाई के लिए हमेशा शहादत मांगती है। आज मसला ये नहीं है कि वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, वो तो जैसे था हो गया होगा। अहम बात ये है कि इसे ज़मीन पर बसने वाले लोगों के सामने कैसे पेश किया जाए। यही वजह है कि वाक़या साज़ को पहले तमाम जुज़ियात और शवाहिद का जायज़ा लेना होगा और फिर सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसे मौसर तौर पर पेश करने के लिए ये फ़ैसला करना होगा कि कौन सा फॉर्मेट बेहतर है, क्योंकि वाक़या साज़ एक पेशावर सहाफ़ी है। तो हम इस नुक्ते पे भी बात करेंगे। और जहाँ हमारे पास ये दोनों शख्सियात अदब और सहाफ़त के ताल्लुक़ को बतलाएंगी, वहीं ख़वातीन हज़रात हमारे पास जो आज की गायकी के लिए नाम है, ज़रूरी था कि इस महफ़िल के लिए नाम भी फिर ऐसा ही बड़ा हो। जनाब नदीम सलामत, उस्ताद नदीम सलामत, आप उस्ताद बख्शी सलाम साहब के फ़र्जंद हैं।
बख्शी सलामत कबाल घराने से आपका ताल्लुक़ है। आप अरसा 30 बरस से इसी दश्त की सयाही में हैं। आप पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हैं। आपने यहाँ बच्चों का एक प्रोग्राम किया। आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज हमें सुनने को मिलेंगी। मैं आपसे ही अगर ये इब्तिदा करूँ, अंकल, अदीब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सहाफ़ी हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसे माशरे के अदम मसावात का पूरा इदराक हो, माशरे के मसाइल का, ताकि उसकी तहरीर में उछल के। सहाफ़ी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अदीब हो, लेकिन ज़बान व बयान की खूबसूरती को कायम रखना और ज़बान के सलीके को कायम रखना उसका फ़र्ज़ है। क्या ये दोनों बैलेंसेस आज हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो ज़ाहिर है वो एक तख्लीक़ी काविश है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। जो सहाफ़त है वो नैरेटिव है, वो बयानिया है। उसको यानी उसकी बुनियाद इस पे है कि ख़बर मालूमात हो और मालूमात के हवाले से ख़बर हो। और ख़बर का मतलब ये है कि आदमी मालूमात के ज़रिए से बाख़बर होता है, इंसान बाख़बर होता है, दूसरों को बाख़बर करता है और उस बाख़बर रहते हुए वो अपने मालूमात की बुनियाद पे अपनी एक राय कायम करता है। जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है कि कोई भी चीज़ जिसका मकसद इब्लाग़ है कि दूसरों तक तरसील हो, उसकी वो पहुँचे दूसरों को और उसको सही तरीक़े से वो उसको समझ सके। आसान, ज़ाहिर है उसमें आसान आम फहम ज़बान होगी और छोटे जुमले होंगे। और उसमें ज़ाहिर है कि जब भी आप कुछ इब्लाग़ करना चाहते हैं तो उसके लिए और तो कोई वसीला नहीं है, ज़ाहिर है ज़बान है। और ज़बान को आगे बढ़ाने का जो काम है सहाफ़त का नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो अदीब का काम है, क्योंकि वो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये फ़र्क है। और जो आपने कहा वो सही है कि ये दो पटरियाँ हैं जो इन्फिनिटी पे लग रहा होता है कि मिलती हैं, जिसको कहा जाता है कि इन्फिनिटी पे मिलती हैं, वो कभी मिलती नहीं है। लेकिन हमारे अदब में या उर्दू सहाफ़त में हमारे यहाँ काफ़ी खल्त मल्त हो गया है जी। अगर आप शुरू करें, अब आपने मौलाना बाकर का ज़िक्र किया, उनके साहबजादे ने यानी आप देखिए उस वक्त वो रुपोश हुए जब उनके वालिद को मार दिया गया। तो इसी तरीक़े से सहाफ़त में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों भाई जी, और मोहम्मद अली साहब का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये कैसा मौजू है कि बहुत तफसील मांगता है। हमें एक मुख्तसर से वक्फ़े पे जाना है। वक्फ़े पे जाके हम देखते हैं कि ज़बान उर्दू के फ़रोग़ में ख़ुद उर्दू सहाफ़त का क्या किरदार है। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में एक बार फिर खुशामदीद। गाफिर, हम इस जो तातुल आयत से पहले आपसे बात कर रहे थे कि ख़ुद उर्दू नसर पे जो उर्दू सहाफ़त का एहसान है कि मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म में, चाहे वो तहज़ीबुल अखलाक से सीर अहमद ख़ान साहब का हो, या वो कॉमरेड हो, या हमदर्द हो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, या फिर अल हिलाल अल बलाग हो, इन तमाम, और फिर ज़मींदार यहाँ से ज़फ़र अली ख़ान साहब का, बहुत से ऐसे, ये अदबी रिसाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने अहद का जितनी नसर नई लिखी जा रही थी उस सब को मकाम दिया। अवध पंच में मुसलसल छपता रहा। पंडित दत्तनाथ सशार का वो चीज़ जो उनका ये अफसाना अजायब था वो छपता रहा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा इसको आप देखें कि कैसे आप इसको एवेल्युएट करेंगे कि उर्दू सहाफ़ी ने कैसे उर्दू अदब और ख़ास तौर पे उर्दू नसर
को फ़रोग़ दिया है? ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 19वीं सदी के आखिरी साल हैं और 20वीं सदी का आगाज़ है, जिसमें आप जिन रसाइल की बात कर रहे हैं, अच्छा, अगर तो उसका कंपैरिज़न हम आज के दौर से करें और आज की सहाफ़त से करें, फिर तो लगता है कि उसने एहसान किया है, क्योंकि आज जिस तरह की इमला और जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अल्फाज और बोलने में और जिस तरह से वो सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उर्दू सहाफ़त की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि उसको शुरू में अच्छी नसर लिखने वाले अदीब मुयस्सर आ गए। अच्छा, और वो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर वो लोग थे। सहाफ़त तो यहाँ पे थी नहीं, वो तो उस वक़्त की जो सिचुएशन बनी और ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस करवाई सहाफ़त जो है, वहाँ से इसने आगाज़ किया। कोई ऐसे अदारे मौजूद नहीं थे कि जो हमारे जर्नलिज़म के लिए कोई खेप तैयार करते, तो जो शायर और अदीब थे उन्हीं के हाथ में था ये काम। और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान इतनी अच्छी थी, नसर इतनी अच्छी थी कि शुरू में ही बहुत मज़बूत नसर जो है वो इन रसाइल को मिल गई। अच्छा, ना सिर्फ नसर मिल गई बल्कि वो विज़न भी मिल गया, क्योंकि जैसे अभी आप रत्नाथ सरशार की बात कर रहे थे, इसी तरह कुछ और लोग हैं जिसमें चिराग हसन नसरत हैं, मुझसे लेके नदीम कासमी तक, मोहम्मद अली जौहर हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं, ये वो लोग हैं, मतलब मुसद्दस हाली, हत्ता कि ये शायरी थी मुसद्दस हाली। और ये जब हाली ने ये भेजी उनको सर सैयद अहमद ख़ान, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको अपने उसमें तहज़ीबुल अख़लाक़ में शाया करूँगा, और उसके तहज़ीबुल अख़लाक़ के थ्रू ये अवामुन नास तक पहुँची। तो रसाइल उस वक़्त थे अदीबों और शायरों के हाथ में। दूसरा जो मुकाबला था, अगर तो सिर्फ सहाफ़ी होता तो बहुत मुश्किल होनी थी। अदीब शायर थे और वो अवाम तक पहुँचना चाहते थे। अवाम तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि अवाम की ज़ुबान बोली जाए, लेकिन उस वक़्त जो ज़ुबान चल रही थी वो तो अरबी और फ़ारसी ज़्यादा ज़ुबान थी। ऐसी ऐसी मुश्किल तराकीब थी कि उसमें अगर वो नसर लिखते तो वो तो लोगों तक उनका मैसेज पहुँचना नहीं था। तो उसने इस प्लेटफॉर्म से उन अदीबों और शायरों ने वैसी ज़ुबान डिवाइस की, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सहाफ़त जो है उसका उर्दू नसर पर इसलिए एहसान है कि ऐसी ज़ुबान जो आम लोगों तक पहुंचती है। और वो जो एक ट्रांजिशन थी ना फ़ारसी और अरबी से, जिसने टाइम लेना था, वो चंद दहाइयों में वो जो है वैसी नसर जो है वो लोगों, और जो हमारे रिसाले थे, जो अदीब शायर थे, वो कनेक्ट हो गए उसके साथ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस वक़्त एक रिवाज हाथ से रिसाले, वो कोई 100 से ज़्यादा थे जो हाथ से रिसाले, सहीफ़े, कलम सहीफ़ा उसे कहते थे। 500 के करीब ऐसे थे जो तबाहत होती थी जिनकी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने ज़्यादा रसाइल, और उसमें ज़ाहिर है सिर्फ ख़बर नहीं है, उसमें बहुत अच्छी तहरीरें हैं, नावल हैं, वो चल रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा है मज़ाक़ का सिलसिला, ये उसका बहुत अच्छा चैप्टर यस उसने कवर किया है ताकि आवाम की उसको पकड़ सकें, कर सकें। तो जो टारगेट ऑडियंस थी उस वक़्त हमारे अदीबों शायरों के लिए, वो चूँकि नवज़ शनास थे, उन्हें पता था लफ्ज़ कैसे लिखने हैं, जुमला कैसे लिखना है, और एक मंजरनामे को बयान कैसे करना है। तो इस वजह से सहाफ़त जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर गई। लेकिन फिर होते होते सहाफ़त और अदब जो है उसके दरमियान में, वही जैसे हुसैन नकी साहब कह रहे थे कि अब ये है कि दो पटड़ियाँ हैं रेल की, अपने अपने जगह पे चल रही हैं। हुसैन नकी साहब ने भी एक जुमला बहुत उम्दा कहा था कि जो ख़बर है उसको कितनी आसान ज़बान में और कितने छोटे जुमलों में लिखना है, ये किसी बहुत मार्कतुल आरा अदबी तसनीफ़ का सबसे बड़ी खूबी होती है। शायरी में सहल मुमतने है, और नसर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब इस खिलाफत मूवमेंट के दौरान लंबे लंबे कॉलम लिख रहे थे, तो किसी ने कहा कि आजकल आपके कॉलम बहुत लंबे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इख्तिसार से लिखने को वक्त नहीं। एक और जॉनरा जो अवाम को ख़याल से जोड़ता है वो गायकी का भी है, बिल्कुल, पैगाम वहाँ से भी जाता है। तो जहाँ हम सहाफ़त की और अदब की बात कर रहे हैं, वहाँ हम नदीम आपसे कहेंगे कि आप ज़रा इसमें कुछ सुर बिखेरिए और ये बतलाइए कि आपका पैगाम कहाँ कहाँ तक जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जी अहमद फराज साहब की, तो खासी मशहूर गज़ल है, उसको मैंने कंपोज़ किया है जी, सो आपकी नज़र करता हूँ। थैंक यू।
जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, तुम हो। ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता कि तुम हो, तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है। ये ख्वाब है, खुशबू है, झोंका है कि पल है। ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो, तुम हो। ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता कि तुम हो, तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां के ही ठहरे तो ये जानूं। ये उम्र गुरेज़ां के ही ठहरे तो ये जानूं। ये उम्र गुरेज़ां के ही ठहरे तो ये जानूं। हर सांस में मुझको यही लगता कि तुम हो, तुम हो। हर सांस में मुझको यही लगता कि तुम हो, तुम हो। ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो।
सहरा है कि मैं हूँ एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो जाने जहां ये कोई गुमसा है कि तुम जिस्म भी देखूं नजर आता कि तुम हो ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में एक बार फिर खुशामदीद। ये बराह रास्त नशिस्त है कि जिस पे गुफ्तगू हो रही है सहाफ़त और अदब, और मेरा मानना और हुसैन नक़वी साहब का भी मानना ये है कि मौजू ऐसा है कि बराह रास्त ही जा सकता था। साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में जनाब आसिफ जिलानी साहब, आप नामवर सहाफ़ी हैं, उनका एक मेरे सीनियर भी हैं, उनका एक वेबसाइट पे तबसरा अदब और सहाफ़त के हवाले से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे हर लिखी हुई तहरीर अदब नहीं हो सकती है, बैन ही उसी तरह से हर अखबार की ख़बर या उसमें छपने वाला मवाद अदब नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम 3 जहतें तो हमारे सामने ऐसी हैं कि जो अब अदबी मकाम पा चुकी हैं। शायरी में देखिए तो 4 मिसरों में जो ज़रीफ़ाना जनाब रईस अमरोही साहब के शाया होते थे, और बाद में अनवर शूर साहब और बाकी बहुत से शुरा उस पर काम करते रहे हैं, कि जो कुछ माशरती हालात हैं, हालात हाज़िरा हैं, उन्हें किस अंदाज में 4 मिसरों पे लाए और बड़ा अच्छा तबसरा किया, वो शेर की एक नई सनत के तौर पे सामने आई है। दूसरा हमने देखा कॉलम निगारी, जहाँ बहुत बड़े बड़े नाम कॉलम निगारी से वाबस्ता, और जितनी किताबें कॉलम निगारों की अब छपने लगी हैं मजमूए। और तीसरा एडिटोरियल्स। मैं शुरू करूँगा कॉलम निगारी से, कि आप ये फरमाइए कि कहाँ आप देखते हैं कि कौन माइस्ट्रोस थे जो कॉलम निगारी को, जिन्होंने इसकी इब्तिदा की, इसकी क्या बुनत है और ये क्यों अखबार में रखी गई? देखिए, अभी तो जो हमने ये सुना गाना जी, गज़ल, तो एक बहुत ही अच्छा एक लाइन है, देयर इज़ इन लव ए जेंटल सैडनेस, कामरेड में छपी थी ये और बहुत ही आप देखें इस तरीके का, तो ये इसमें भी आया। जी जी जी। तो कॉलम निगारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए असल में उर्दू में कॉलम निगारी और दूसरी ज़बानों में कॉलम निगारी में बिल्कुल काफ़ी फ़र्क रहा है। अच्छा। और दूसरी ज़बान, हमारी ज़बानों में एक वजह मैं समझता हूँ इसके, आपने इंडस्ट्री की बात की थी, सहाफ़त की, और वो तो उसके हवाले से मुझे ये ख़्याल आया, बल्कि मैं पहले भी इसको कहीं ज़िक्र कर चुका हूँ, कि हमारे बहुत सारे अदीब चूँकि अदब से रोज़गार हासिल नहीं कर सकते थे, अदबी तख्लीक़ात के बहुत कम ही ऐसे शुअरा या नस्र निगार गुज़रे जो उसकी बुनियाद के ऊपर कोई कुछ हासिल कर सकते थे। तो लिहाजा उन्होंने सहाफ़त के ऊपर मतलब यानी ज़ाहिर है अपना कलम को आज़माया, और आपने मुन्नू भाई का ज़िक्र अभी किया था, तो मुन्नू भाई यानी यहाँ पे कलम कमान आपका कॉलम, और उसके बहुत सारे मतलब कराची में इमरोज़ के कई कॉलम निगार ऐसे थे, आप अगर उनको बेशुमार लोग हैं जिन्होंने
जो बुनियादी तौर पे तो अदीब थे, लेकिन उनको रोज़गार के लिए कुछ करना था, तो उसके हवाले से कालम निगारी उन्होंने शुरू की, तो उसका बहुत सारा इसके ऊपर असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि उर्दू सहाफ़त में तबलीग और यानी और दूसरा ये था कि सियासी तहरीकों को आगे बढ़ाने का मकसद था। आज़ादी की तहरीक थी। ज़ाहिर है कि ये सहाफ़त हमारी शुरू होती है, यानी कॉमरेड वग़ैरह ये जो है सन 1912 से जैसे शुरू हुआ, तो उस वक्त इसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस की उन लोगों ने जो अदीब थे बुनियादी तौर पे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने मसलन सर सैयद अहमद ख़ान की दो कौमें या दो नज़रिया, उन्होंने दो कौमी नज़रिया जो पेश किया, या उससे पहले बहरहाल उन्होंने इस तरीके, लेकिन मोहम्मद अली, शौकत अली की जो तहरीरें हैं, ये बुनियादी तौर पे ये लोग मुबल्लिग़ थे, और मैं समझता हूँ कि उनका ज़ाहिर है कि आज़ादी की तहरीक में शमूलियत से बहुत उस तहरीक को, जिसको महमज कहेंगे, वो हासिल हुई। लेकिन उसका एक मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना वो कंटिन्यू नहीं कर सका। वो यानी अब आप देखें ना कि फैज़ साहब या अहमद नदीम क़ासमी साहब या मतलब है कि और चंद लोग, उनसे पहले ग़ुलाम रसूल मेहर साहब या हमारे, तो ये लोग थे। और उसके बाद जो यानी इसके अंदर खेप आई है नई, तो वो ना ज़बान से, ना सहाफ़त की ज़बान से आशना हुई, ना अदब की ज़बान से आशना हुई। यानी बहरहाल अगर किसी ने सहाफ़त करनी थी तो उसको तारीख़ का इल्म होना चाहिए था, उसको सियासियात का इल्म होना चाहिए था, उसको कुछ ना कुछ यानी माशियात का इल्म होना चाहिए था। बक़ौल हमारे निसार उस्मानी साहब के उन्होंने ये कहा कि यानी निसार उस्मानी साहब जो थे हमारे, वो ये इस नतीजे पे पहुँचे कि यानी अदब पढ़े बग़ैर अगर आप सहाफ़त में आ रहे हैं और या तारीख़ का आपको इल्म नहीं है तो, और माशियात का इल्म नहीं है, तो आप जर्नलिस्ट नहीं हो सकते जब तक आप जनरलिस्ट नहीं हैं। जब तक आप जनरलिस्ट नहीं हैं, जब तक आप जर्नलिस्ट भी नहीं हो सकते। तो अब तो मतलब इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अभी मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर साहब का जिक्र किया, बड़े नामवर अदीब और सहाफ़ी। किशवापा ने उनका एक इंटरव्यू पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए रिकॉर्ड किया था। हमारे पास उसका क्लिप है, आपकी इजाज़त हो तो वो हम ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं। दिखलाइए जी। किशवापा खुद बहुत उम्दा कॉलम निगार हैं। अच्छा, हमने तो जब PUJ का जब हम लोग इलेक्ट हुए जी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में, तो हमने उसकी यानी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर को बुलाया। अच्छा। और प्रेस क्लब की छत पे वो फंक्शन, पहले तो वो वहाँ था, हार्शू बिल्डिंग में जी बनाया था बल्कि, तो वहाँ पे उनको हम लोग लेके कुर्सी उठवा के, ज़ाहिर है बहुत सारे जो मजबूत जर्नलिस्ट थे। वैसे देखा जाए तो हुर्रियत फ़िक्र में और ज़बान बयान में प्रेस क्लब्स का भी बहुत बड़ा रोल था, और उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन मैं इसी कॉलम निगारी के हवाले से गाफिर आपका तबसरा ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि आप इस यौनरा को कैसे देखते हैं। ये इसकी जो बुनत है, इसमें अदबी मकाम भी है। अताउल्लाह कासमी साहब जैसे आज अहद हाज़िर में लोग कॉलम नवीस हैं, हमने मुन्नू भाई का जिक्र किया, चिराग हज़रत साहब, इतने शुरिश काश्मीरी साहब, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो सहाफ़त में भी और जिनके कॉलम भी। तो कैसे आप इसको एनालाइज करें? असल में मेरा ख़्याल ये है कि कॉलम जो आगाज़ हुआ, उसकी ज़रूरत जो पैदा हुई
वो इस बात से हुई कि जैसे अभी हुसैन नकी साहब कह रहे थे कि ख़बर तो ख़बर है, एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो अखबार का रीडर है वो उससे कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहता था, कुछ ज़्यादा डिमांड करना चाहता था कि मुझे इससे ज़्यादा भी कुछ बताया जाए। तो वहाँ पे आके जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं या जिनकी विजडम थी, तो उन्होंने फिर ये कॉलम की एक शक्ल जो है, ये मजमून नुमा शक्ल जो डिवाइस की, और उसमें ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी बल्कि उसका मिजाज भी थोड़ा सा शगुफ्ता रखा, जिसमें चिराग हसन असरत और नदीम कासमी साहब ख़ास तौर पे, तो उस शगुफ्ता मिजाजी में वो अच्छी विजडम की बात भी करते थे और बताते थे कि जो मौजूदा सिनेरियो है जिसकी ये ख़बरें चल रही हैं उसका पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है, उससे क्या बात कंक्लूड होती है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ अदब में, जैसे अभी अताउल्लाह कासमी का आपने जिक्र किया, मुशफ़िक़ ख्वाजा उनका ज़रूर जिक्र होना चाहिए। यानी उनका अदबी जो कॉलम थे ख़ास तौर पे, उनका एक एक जुमला कि 80 ग्राम की जो किताब है, सब कागज़ है, उस पर अगर 8 ग्राम शायरी के बरामद हो जाएं तो बड़ी बात है। तो ये ऐसे जुमले वो हैं जो सिर्फ कॉलम में लिखे जा सकते थे, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से। अच्छा, अब हुआ ये है कि कॉलम का जो मिजाज बनना चाहिए था, जो आना चाहिए था, वो आगे आके आम लोगों के हाथ में चला गया। वो लोग ज़ुबान के एतबार से, उसलूब के एतबार से बहुत मतलब मजबूत लोग थे और उन्हें ये पता होता था कि मैंने क्या बात कहनी है। लेकिन जब ये कालम निगारी शौकिया फ़नकारों के हाथ में आ गई और अखबार में एक के बजाय 2 सफ़े हो गए, जिसमें 24-24 कालम एक अखबार में एक वक्त पे छापने हैं, और उसमें से 20 कालम होते हैं जो फ्री छप रहे होते हैं। अच्छा, वो तो यूँ लगता है कि ये एक नेट प्रैक्टिस के लिए ना उनको मैदान दे दिया है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ उसके अंदर या किसी किताब में से वो ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन कालम निगारी, मैं समझता हूँ कि वेस्ट में जो इंशाइया निगारी थी उसके पैरेलल हमारे यहाँ कालम निगारी इस्टेब्लिश हुई और ज़्यादा उसको कबूलियत हुई है, और उसके अंदर जो विजडम लोगों तक पहुँचती रही है वो यकीनन उसकी अहमियत है। उन कॉलम्स की किताबें जो है वो बड़ी अहम है। अच्छा, अब ये हुआ कि इसमें कंपटीशन शुरू हो गया। जब मुन्नू भाई का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, मुन्नू भाई के कालमों के बारे में कहा जाता था कि ये ताज़ीती कालम हैं, इतने ज़्यादा लिख दिए। अच्छा, बाज़ औक़ात कहा जाता था कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, इसमें अशफाक साहब के रेडियो कालम का ज़रूर जिक्र करना चाहिए, कुछ और लोग रेडियो पे कॉलम भी उस तरह से करते रहे हैं, तो कॉलम की ये मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो हमारे सामने रही हैं। अच्छा, कॉलम में इंफॉर्मेशन के साथ अगली बात उसलूब था और फिर उसका तनाजुर था। तो ये जो 3 चीज़ें थी ये बहुत ज़रूरी थी, कॉलम में भी और एडिटोरियल पे भी ऑफ कोर्स। लेकिन कॉलम में जो अदीब और शायर, जैसे हुसैन नकी साहब ने कहा, ऐसे कहें कि गाफिर साहब, अगर ऐसे कहें कि मतलब कॉलम निगारी जो है वो दरअसल एक जल्दी में लिखा हुआ एडिटोरियल भी है। हाँ, अच्छा, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहान पाकिस्तान में कॉलम लिख रहा था, तो महमूद शाम साहब वहाँ पे थे, तो वहाँ से छोड़ के वो जिना में जब गए तो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे भी आप कॉलम लिखें। तो मैंने कहा जी अब ये क्या सियासत में इतना लिखा जा रहा है, मैं क्या करूँ। उन्हीं दिनों उन्होंने मेरी अफसानों की किताब कहीं पढ़ ली, ख्वाबों की गिरा में पढ़ी लड़की। कहने लगे मैंने वो तुम्हारे अफसाने 95 के छपे हुए पढ़े हैं, वो तो इतने शानदार अफसाने, और तुमने अफसाना लिखना छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा जी छोड़ा नहीं, लिख रहा हूँ लेकिन कम हो गया है। तो मुझे कहने लगे कि आप कॉलम के बजाय कॉलम कहानी लिखें। तो मैंने कहा जी कॉलम कहानी मैं आप कहाँ छापेंगे उसको, मैं एडिटोरियल पेज पे छापूंगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब उन्होंने कोई थोड़ी गाइडलाइन दी मुझे। अब मैंने जब कहानियाँ 2-3 मतलब कॉलम कहानियाँ भेजी कि मैंने कहा जी इस तरह का आप चाहते हैं, तो वो उन्होंने एक एक करके तीनों छापी। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने 85 कहानियाँ लिखी, 85 कंसेक्टिव वीक्स जो हैं, कोई मिस नहीं हुआ। हर कहानी होती थी और वो कहानी उस हफ्ते का पेश आने वाला कोई ना कोई वाक़या होता था बेसिकली। उस वाक़े के बारे में, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा बीमार है या ज़ख्मी हो गया और उसका बाप उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा है और रश की वजह से उसकी डेथ हो गई है, ये एक ख़बर है, इन्फॉर्मेशन है। इसको पिक करके मैंने इसकी कहानी बनाई और उसके बाद उसका किरदार डेवलप किया, फिर वो रश और फिर सारा मंजरनामा जो अफसाने के लवाजमात होते हैं कहानी के, वो मैंने वो लगाया। तो मज़े की बात ये है कि वो इतना पॉपुलर होया, उसका इतना ज़बरदस्त फीडबैक भी आया कि महमूद शाम साहब अपने एडिटोरियल पेज में एडिटोरियल के साथ सबसे ऊपर वो लगाते रहे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा चैलेंज था, कॉलम होता है 1000 से 1200 वर्ड्स तक, और ये उनकी वो पाबंदी भी थी कि जी 1200 वर्ड्स तक आपने कॉलम जो है वो देना है। अच्छा, अब मैंने इससे सीखा
यानी कि अगर वो 1800 या 2400 वर्ड्स की एक कहानी बनती है तो उसको एडिट करके उसका इम्पैक्ट भी नहीं ख़राब होना और उसको 1200 वर्ड्स पे कैसे लेके आना इख्तिसार को, और कैसे 4 जुमले मिलके एक जुमला कैसे बन जाता है, या कहीं एक जुमला 4 जुमलों पे फैल के कैनवस कैसे वसी हो जाता है। तो हाँ, तो ये बड़ी अच्छा मेरी ऐसी वो प्रैक्टिस हो गई कि उसके बाद अच्छा मेरा फिर ये एक उसलूब बन गया एक उसके हिसाब से। तो ये बड़ा डिफरेंट तजुर्बा था। देखिए ना, ये एक अदब की एक सिन्फ तो आ गई ना। आ गई। अच्छा उसमें एक चीज़ और बताऊं, अताउल्लाह कासमी साहब के साथ अक्सर मैं ये कहता हूं कि अगर आप कॉलम निगारी तरफ ना जाते तो आप बहुत बड़े अफसाना निगार। अच्छा जावेद चौधरी को मैं ये कहता हूँ कि आपने कहानियाँ लिखनी छोड़ के अपने कॉलमों में कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी। अच्छा उनका नुक्ता नज़र ये है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो आज भी कहानियाँ सुनना चाहती है, तो इस वजह से मैं कॉलम के अंदर वो कहानी और वैसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये कॉलम की कामयाबी की एक वजह है। तो उसमें बाकी ये है कि कुछ लोग ऐसी मतलब मज़ानिगारी हाँ कुछ वो भी हैं मज़ानिगारी वाले हैं, और कुछ ऐसी उसमें जुगाली करते हैं कि खबरें पढ़ के कॉलम बना देते हैं। अच्छा किसी तकरीब में गए तो वो रिपोर्टिंग कर दी और वो कॉलम बन गया। अब कॉलम तो ये नहीं है, कॉलम निगार भी तो होते हैं। हाँ। मैं हुसैन नकवी साहब आपकी तरफ आऊँ। हमने कॉलम निगारी का तस्करा किया। अच्छा आपसे बात हो रही थी, अभी आपने ख़ुद भी ये फरमाया कि अदीब इस वजह से भी सहाफ़त की तरफ आए कि कोई ज़रिया रोज़गार भी हो। आप 4 अखबारात के मुदीर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से वाबस्ता रहे हैं, आप जितनी हुर्रियत फ़िक्र की तहरीकें रही हैं उन सब में बड़ी शान से गिरफ़्तार हुए हैं, और आज भी 35,000 से ज़्यादा आपकी माहाना आमदनी नहीं है, और आपकी एक ही गाड़ी जो आपने ख़रीदी वो किस्तों पे ली थी। तो आप अदीब हैं या सहाफ़ी हैं? मैं तो सहाफ़ी हूँ। तो आपके भी हालात तो फिर मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि अगर आज 100 पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त शाया हो तो 10 काफ़ी आपकी बरादरी के लोग आ जाएंगे। हाँ, ज़रूर आ जाएंगे जी। तो लेकिन सहाफ़त का और यानी उसका तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा अब हम आते हैं एक और जॉनरा की तरफ कि जब आपने 1962 में PPI से सहाफ़त का आगाज़ किया, ये वो अहद है कि इससे पहले फैज़ साहब पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं जी। इमरोज़ में अहमद अलीम कासमी साहब एडिटर रह चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तानी सहाफ़त में मौजूद हैं। और एडिटोरियल वो पीस होता था CSS में, मुझे याद है कि ये हुक्म था कि बाकी सारा अखबार छोड़ दो, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना है, ताकि जो प्रेसी है, एसे राइटिंग है, कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट है, वो एडिटोरियल बताएगा। तो वो भी एक पीस ऑफ लिटरेचर था। आपसे अगर मैं कहूँ कि कोई आप जो आपको कमाल के एडिटोरियल्स जो आपकी सारी सहाफ़ती ज़िंदगी में आपके सामने आए हो, तो आपको कौन कौन से याद आएंगे? मुझे यानी लिखने वालों का मैं बता सकता हूँ कि कौन किन लोगों के हैं। एक तो बर्नी साहब, IH बर्नी, उनके एडिटोरियल्स हैं, और इसी तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान के अब्दुलसलाम साहब, उनके एडिटोरियल्स थे। ऑब्ज़र्वर जो था उसमें फैज़ साहब के लिखे हुए एडिटोरियल्स हैं। उसके अलावा अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बहुत अच्छे लिखे हुए एडिटोरियल्स हैं। रहमान साहब ने मुस्तकिल लिखा एडिटोरियल, एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह लिखते थे वो, जो बाज़ जगह तो उनके नाम से वो शाया भी नहीं होते थे वो भी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उसका मकसद था वो तो ये था कि आप उस जो वाक़या हुआ है, कोई भी वाक़या हुआ है, तो उसके ऊपर एक ज़्यादा मालूमात उसके सियाक़ व सबाक़ के हवाले से उसका यानी अब जैसे इमरोज़ में था इमरोज़ व फ़रदा, आपने वो देखे होंगे कि वो छपता था, तो वो उस सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो लोग, ज़ाहिर है कि जब तक उन्होंने तारीख़ ना पढ़ी हो, जब तक उन्होंने अदब की बहुत सारी यानी वरक़ गर्दानी ना की हो, या उन्होंने सियासियात और माशियात के इल्म से, या जिन्होंने अब तो
साइंस के मज़ामीन के ऊपर भी आते हैं जी। एडिटोरियल, इसके स्पेस के ऊपर आ रहे हैं अब आज के वक्त में, अगरचे वो उनकी तादाद हमारे उसमें बहुत महदूद है, और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त इससे बहुत दूर चली गई है, यानी इस किस्म की तबसरे से। तो ये सब एडिटोरियल जो हैं, और ये ज़बान के हवाले से, और जैसे अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि दरअसल पहले तो यानी जब हमारे यहाँ जो एजुकेशन था पुराना वक्तों में, उसमें तो ग्रामर पढ़ाते थे, टेंसेस पढ़ाते थे, पार्जिंग एनालिसिस होती थी, प्रेसी राइटिंग होती थी, इसका बाकायदा पर्चे में ये सारा एक सेकंड पेपर हमेशा इसका होता था। अब आजकल तो मतलब है कि उर्दू भी जो पढ़ाई जा रही है वो यानी उनको लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है, और कहा जाता है कि ये कोई मॉडर्न तरीक़ा है, इसमें हिज्जे वगैरह करने की ज़रूरत करेंगे कि ये जो सहाफ़त और लिसानियात का ताल्लुक़ है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपकी इजाज़त से नदीम सलामत की जानिब जाऊँ और मैं कहूँ कि नदीम अब काफ़ी हमने भारी भरकम गुफ्तगू कर ली है, तो आप ज़रा सहल कीजिए नाज़रीन के लिए महफ़िल को। एक जी शायर लुधियानवी साहब की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जी, जो एक कभी ये जॉनर था गज़ल में कि जैसे अंतरे में म्यूज़िक नहीं बजता था बिफोर 50s। अच्छा, अंतरा जो होता था यानी सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, वो उसमें तबला नहीं बजता था। अच्छा, तो ऐसे ओपन सा कहा जाता था और फिर उसके बाद स्टाई में पकड़ा जाता था। अच्छा। तो एक एक्सपेरिमेंट है ये, और गज़ल भी बहुत खूबसूरत है, पेश करता हूँ। थैंक यू। मोहब्बत तर्क की मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो ज़हर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो ज़हर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क बस अब तो दामन दिन छोड़ दो, बेकार उम्मीदों, बस अब तो दामन दिल छोड़ दो, बेकार उम्मीदों, बहुत दुख सब तो दामन दिल छोड़ दो, बेकार उम्मीदों, बस अब तो दामन दिल छोड़ दो, बेकार उम्मीदों,
बहुत दुख सह लिए मैंने, बहुत दिन जी लिया मैंने, बहुत दुख सह लिए मैंने, बहुत दिन जी लिया मैंने। ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने। अभी जिंदा हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ खलवत में। अभी जिंदा हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ खलवत में, कि अब तक किस तमन्ना के, कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने, कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो ज़हर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है, उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है, कि कुछ मुद्दत, कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने, ये कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। ज़माने अब तो खुश हो ज़हर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने, गिरेबां सी लिया रात गए कि ये नशिस्त गुफ्तगू सहाफ़त और अदब के माबैन जो रिश्ता है उसके हवाले से, और शरीक गुफ्तगू जनाब हुसैन नकी साहब और डॉक्टर गाफिर शहजाद। वक्फ़े पे जाने से पहले आप दोनों असहाब ने एडिटोरियल और कॉलम निगारी के हवाले से बहुत से नामों का जिक्र किया। जी चाहता है कि कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका जिक्र कर लिया जाए। जनाब शोरिश काश्मीरी की बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है हर्फ़ हक़ की सदा बुलंद रखने का, वो अपनी जगह पे है। फिर इसी तरह से एक बहुत बड़ा नाम जनाब मौलाना कौसर नियाज़ी का भी है। शाहब, आप ख़ुद उसके एडिटर थे और बहुत मुद्दत तक आपका एक कॉलम मुशाहिदात व तासुरात के नाम से बाकायदगी से छपता रहा। इरशाद अहमद हक़्क़ानी साहब, महमूद शाम साहब। मैं ये सारे नामों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, और गाफिर आपसे मेरा सवाल है कि एक और रिश्ता भी जो बड़ा स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप जिसे कहिए सहाफ़त और अदब की, वो ये कि उर्दू अदब के दामन में जितने रिवायती मज़ामीन थे उससे मुताल्लिक़ जो इबलाग़ था और जो उसकी वोकैबुलरी थी वो तो मौजूद थी,
लेकिन नए तजर्बात हो रहे हैं, साइंटिफिक दरियाफ्त हो रही हैं, जो गवर्नेंस और दफ्तरी उमूर की नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मसलन मैं आपसे जिक्र करूँ कि 1956 का आइन नाफिज हुआ और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल की जगह सदर मुमलिकत आ गए। तो गवर्नर जनरल हाउस होता था और ये ख्याल किया गया कि अच्छा इसका नाम प्रेसिडेंट हाउस होगा। पहली बार इमरोज़ ने इस्तिलाह इस्तेमाल की ऐवान सदर, और एक इदारे को एक उसकी बाकायदा तशरीह। और अभी मुझे हुसैन नकवी साहब बतला रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी में इन्होंने भी कोई एक जी समादगाह फ़नून जो असल में था ऑडिटोरियम आर्ट्स फैकल्टी का ऑडिटोरियम, उसका नाम आर्ट्स फैकल्टी के ऑडिटोरियम का नाम समादगाह फ़नून। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उर्दू सहाफ़त का। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये कोई तखसीस नहीं है। खैर से हम ना हुसैन नकवी साहब की जनरेशन में किसी ने, ना हम जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, शुरुआत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आगाज़ हुआ करता था। फिर एक मीडिया ऑन स्लॉट हुई और अब ये मुस्तामिल है, और ये अगरचे उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं और बाकायदगी से उर्दू सहाफ़त में इस्तेमाल होता है। और फिर इसी तरह से जो मयार से और मजाक से गिरे हुए अल्फाज हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एक तखसीस ख़त्म हो गई और इब्लागियात के बाब में जो सहाफ़त का किरदार है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो आप शमून बात कर रहे हैं ना ज़ुबान के हवाले से, असल में हुआ ये है कि एक तो ये चीज़ अभी भी इस्टेब्लिश है कि जी सहाफ़त की ज़ुबान अलग है और अदब की ज़ुबान अलग है। अच्छा। और अगर किसी वक्त कोई अफसाना डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें तो कहें क्या सहाफ़ियों जैसी ज़ुबान लिख दी है। यानी एक फ़र्क तो मौजूद है और वो फ़र्क वक्त के साथ इस्टेब्लिश हुआ है। मौज़ूआत डिफरेंट है, पेशकश मुख्तलिफ है, उसकी वजह से वो उसलूब के ऊपर या लिसानियात पे असर पड़ा है। अच्छा, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जो जुल्म हुआ ना जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो हुआ ये कि आप भी जानते हैं कि रेडियो जो था उसके ऊपर जो लोग काम करते थे कराची में भी, जिसमें ज़िया मयूद्दीन और इनके कबील के बहुत सारे लोग थे, अच्छा वो लफ्ज़ के तलफ़ुज़ पे बहुत गौर करते थे। जो लोग नए आते थे उनके पास बैठते थे, उन्हें लफ्ज़ का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाते थे, सीख लेते थे। कभी आपको उन रेडियो में या टेलीविज़न में जो लोग बाद में आए उनकी भी ज़ुबान की अदायगी में कभी कोई मसला नहीं पैदा हुआ होगा। अच्छा, इसी तरह अखबार में जो अदीब जो ज़ुबान के अच्छे थे, जब उनकी ज़ेर सरपरस्ती अखबार निकलता था, ये सारी बातों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, रेडियो का जो एक इंस्टीट्यूशन था वो भी ख़त्म हो गया। अखबार का जो इंस्टीट्यूशन है वो कमर्शलाइज हो गया, वो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो कमर्शियल मतलब वेंचर करते थे। बल्कि 100/100 अभी भी अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे अखबारात और टीवी चैनल के मालिकान वो हैं जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अखबार जो है वो रखा हुआ है। अकबर अलाहाबादी का शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो वो आज भी सूरत है, बिल्कुल वो दुरुस्त सूरत हाल है। इसमें अब जो ज़ुबान के साथ लिबर्टी ली जा रही है उसमें ये है कि आप देखें जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं वो वहीं से क्वालिफाई किया और वेस्ट से आए या वहीं से कोई उधर ही पढ़ाने लग पड़े। अच्छा, जो उर्दू पढ़ाने वाले लोग हैं वो उर्दू वाले हैं, वो किसी भी मतलब ओरिएंटल कॉलेज से या किसी और कॉलेज से उर्दू डिपार्टमेंट से, अच्छा वो अदब ही सिर्फ पढ़ाते हैं और वो सिर्फ जर्नलिज्म ही पढ़ाते हैं। हालांकि इसके साथ साथ इनको सपोर्ट मिल गई कैमरे की। बहुत सारी बातें जो पहले ज़ुबान बयान करती थी, मसलन रेडियो के ऊपर ड्रामा चलता था तो उस वक्त ज़ुबान का इस्तेमाल इतना केयरफुली किया जाता था कि उसका तासुर और उसके सौती असरात और वो सारी चीज़ें बग़ैर पिक्चर के आपके सामने आ जाए, तो वो जो लफ्ज़ों का सौती तासुर था उस हद तक ख्याल रखा जाता था। आप रेडियो की बात कर रहे हैं, ख़ुद पाकिस्तान टेलीविज़न में स्क्रिप्ट का डिपार्टमेंट जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब कराची जी, फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े नाम हैं, सलीम कौसर साहब, फिर जो इसी तरह से इस्लामाबाद में बड़े नामवर अफराद जो थे, सरमत सहबाई साहब, हाँ, वो सारे। इसमें अब हुआ क्या कि 60s और 70s में ना जब ये ज़ुबान की तोड़ फोड़ रद्द तश्कील हुई
उसमें हमारे अदीबों शायरों ने भी जालिब साहब का नाम उसमें ख़ास तौर पे ज़फ़र इकबाल साहब का, मसलन जब ज़फ़र इकबाल साहब शेर में ये कहेंगे कि बज़्म उशाक में धमाक से आ और सवाल वफा खटाक से कर, तो जब शायर ये कह रहा है तो जो सहाफ़ी है वो तो फिर लिबर्टी लेगा इस तरह की बातें, क्योंकि उसकी मतलब गाइडलाइन नहीं मिल रही उसको उस तरह से करके, और ना ही उसके अदारे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो उसको दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल उसको सिखाएं और उसे बताएं कि आपने सेंसिटिव होना है इन सारे मामलात में। एक और बड़ा मसला बन गया है कि आपके जितने रिपोर्टर्स हैं उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनको किया क्या जाता है कि जो आप फील्ड में जाएँ और वहाँ से मवाद वगैरह और इकट्ठा करके लाएँ। वो मुख्तलिफ अदारों में जाते हैं तो वो मवाद के साथ साथ उनकी कुछ और मसरूफियात भी साथ शुरू हो जाती हैं, तो जो असल उनका मकसद है वो एक तरफ रह जाता है और दूसरे मकासद जो है वो पूरे होने लग पड़ते हैं। अच्छा, उसमें हासिल क्या होता है, वो जो कंपोजिंग के लिए जो कंपोज़र होता था वो ख़ुद ज़ुबान का बड़ा माहिर होता था, बहुत सारे लोगों की इस्लाह कर देता था, लेकिन अब कंपोजिंग भी वो बेचारे रिपोर्टर खुद कर रहे हैं। इससे पहले तो कातिब हुआ करते जी, थे। पहले कातिब करता था और वो ज़ुबान के बड़े, और वो ये जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है हाँ, यहाँ उसमें यूसुफ साहब थे जी हमारे। यूसुफ सदीदी साहब जी जी तो कैसी अच्छी वो, यानी आप उनको कोई दे तो वो उसको सही कर सकते थे। जी। उनकी हर ये एक अखबार सलाहियत में थी। सबिंग में मुझे याद है कि वो नक्शा ज़रूर रखा जाता था हाँ, कि वो एक्सपर्ट हो लैंग्वेज का और वो जितनी खबरें आ रही हैं उनकी ज़बान दुरुस्त करना। बिल्कुल। तो ये अब जो आ गया है ये ट्रेंड कि पट्ठा बैठ गया, ये अखबार में है, फिर इसी किस्म की बाज़ ऐसी इस्तिलाहात हैं जो आप बयान नहीं कर सकते। ये सिलसिला कब शुरू हुआ और एडिटर का इंस्टीट्यूशन क्यों ख़त्म हो गया? असल में एडिटर के, ये बिल्कुल ही सही बात यह है कि एडिटर का इंस्टीट्यूशन तो ख़त्म किया गया। यानी यहाँ पे एडिटर इन चीफ, एडिट की स्पेलिंग EDDIT लिखते हैं। तो क्या किया जाए, एक बड़े सहाफ़ी थे और मालिक भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो डिग्री है ये ग्रुप की डिग्री है। अच्छा सही सही। लेकिन फिर भी सब और आप तो सियासी तो अभी आजकल वो वहाँ है ना बलूचिस्तान के एक लीडर जिन्होंने कहा था कि डिग्री होती है जाली या असली हो। मैं आपकी तवज्जो के इस तरफ नकी साहब लेके आऊँ कि एक ज़माना ये था कि पाकिस्तान के दो सबसे नामवर अंग्रेज़ी के अखबारात थे, पाकिस्तान टाइम्स और डॉन, कायद आज़म के शुरू किए हुए। दोनों कायद आज़म ने शुरू किए, लेकिन अगर आप इनके मास्ट हेड के ऊपर कागज़ भी रख दें तो सिर्फ इनकी तहरीर देख के जिस तरह से इनकी कंपोजिंग हुई है, अपर लेटर केस क्या है, लोअर लेटर केस क्या है, उससे पहचान लिया जाता था ये कौन सा अखबार है। इतना ज़्यादा उसकी बुनत में ये रखा जाता था इम्तियाज़। अब ऐसा तहरीर ऐसी बेबाक क्यों हो गई है? अच्छी बात है कि आपकी इतनी बड़ी तहरीर जो थी आज़ादी इजहार की वो कामयाब हुई, लेकिन ये तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गई। देखिए अभी गाफिर साहब जिक्र कर रहे थे उर्दू, ये मुझे याद आया कि बुखारी साहब ने जब आरजू लखनवी जो मेरे दादा होते थे, मेरी दादी के कज़न थे, तो वो वहाँ से आए तो उनको इसलिए रखा था रेडियो पाकिस्तान के साथ कि वो तस्हीह करेंगे। अच्छा। और तलफ़ुज़ जो है उसकी भी ट्रेनिंग देंगे उन लोगों को जो ख़बरें पढ़ते हैं या जो कोई भी चीज़ वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स भी जो थे उनकी। असलम मज़हर साहब, जी, नासिर जहाँ साहब दीजिए। नासिर जहाँ आप देख लें, नासिर जहाँ से, लेकिन ये मेरा पहला ऑडिशन नासिर यगाना साहब के बेटे यगाना चंगेज़ी साहब के जो साहबजादे थे जी, वो भी इस यानी ये काम करते थे रेडियो पाकिस्तान के साथ। ये गाफिर साहब ने सही है। अब तो आप ये देखें कि जो अदबी रिसाले हैं उनमें ये सब छप रहा है जिसका अभी इन्होंने ज़िक्र किया। तो सहाफ़त में तो ज़ाहिर है कि जिस किस्म के आप यानी जिस मबलग़ इल्म के लोग आ रहे हैं तो ऐसे ही होगा। फिर उसके अंदर एक और नई चीज़ दाखिल हो गई है
कि पहले यानी ये हमें बताया ख़ुद उन्होंने, चिराग हसन हसरत साहब ने बताया था कि एक वक्त ऐसा था, एहसान अखबार यहाँ निकलता था और निकलता था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तनख्वाह इस तरीके से मिलती थी कि 8 आने दे दिए, 1 रुपया दे दिया, हफ्ते भर के बाद कुछ और पैसे दे दिए या ये खाना मंगवा दिया, इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन लोग जो प्रोफेशन में आते थे वो इस कमिटमेंट से आते थे कि उन्होंने वाकई ख़बर देनी है और जो आवाम को सही रास्ते पे यानी आगे बढ़ाना है या उनकी तरबियत करनी है, ये एक मकसद था सहाफ़त का, या उनको उस तहरीक में शामिल करना है जो बेहतरी की तरफ ले जाए माशरे को भी और यानी हुक्मरानी को भी, दोनों को बैक वक्त। लेकिन अब तो इस काम के लिए नहीं निकलते अखबार, या अब चैनल इस वास्ते तो नहीं बनते। लेकिन फिर वो कहाँ गई जुर्रत इजहार की, आज़ादी इजहार की तहरीक? वो मतलब महदूद है, लेकिन है अभी भी। अब आप देखिए ना कि इसी ज़माने में ये कॉलम निगारी की बात हुई थी अभी, तो हनीफ है जो BBC के लिए लिखता है, जी। उसको ऑनलाइन यहाँ कोई छाप दे तो छाप दे। इससे पहले और भी ऐसे लोग आए जिन्होंने कॉलम लिखने शुरू किए, फिर वो उनको ज़ाहिर है कि चूँकि मुलाजमत की तकरीबन ये शर्त हो गई है कि वो यानी पहले लोग इस बात का रिस्क ले लेते थे कि वो इश्तिहार मिले या नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ख़बर छापनी है। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ ना गाफिर कि अब जो एक वो एक रिवायती ख्याल था कि अच्छा हुकूमत वक्त जो है या जो हाकिम वक्त है उसका जब्र बोलता है, अब तो कॉर्पोरेट कल्चर है। तो अब तो इसका मतलब है कि जो बिग कॉर्पोरेट है उसके इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अब आज का सहाफ़ी भी लिख रहा है और क्या आज का अदीब भी लिख रहा है। अब देखें आलमी सतह के ऊपर भी ना एक पोस्ट मॉडर्निज्म की एक मूवमेंट चल रही है। अच्छा, दरीदा के बाद जब उसने ये कहा कि लफ्ज़ जो है उसके जो मानी हैं वो उल्तवा में चले जाते हैं, यानी मैंने एक बात की, आपने उसका मतलब समझा और उस वक्त तो आपने वो समझा, लेकिन उसके 10 और मतलब भी हैं, आप उसको छोड़ के उधर जाते हैं, उसको छोड़ के उधर जाते हैं। अच्छा, उससे हुआ ये कि जो एक अल्टीमेट सच्चाई थी ना, अल्टीमेट ट्रूथ था, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रेक हो गया। यानी किसी शख्स को अगर एक कत्ल करता है तो बजाय इसके कि वो जी उसने कत्ल किया उसे सज़ा दी जाए, उसकी इतनी डायमेंशंस निकाल के उसे इतना जस्टिफाई किया जाता है कि वो इस वजह से हुआ, वो इस वजह से हुआ, वो इस वजह से हुआ, और उसमें इतने अदारे आ जाते हैं कि जो सच्चाई है वो कहीं गायब हो जाती है। अच्छा, ये जो सच्चाई के गायब हो जाने का मसला है, ये जो टॉपिक है ना, इसने नॉन सीरियसनेस पैदा कर दी है, इससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यानी कि इससे अब करप्शन की बात हो ना, तो जो एक शरीफ आदमी है वो तो कहे जी ना मैंने तो कोई करप्शन नहीं की। आप यकीन करें जो करता है ना वो भी कहते देखो जी मैंने तो कोई करप्शन नहीं की। यानी वो जो तफरीक है वो ख़त्म हो गई है, और वो तफरीक मीडिया में भी ख़त्म हो गई है। लिहाजा अब जैसे भी इस नावल का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें भी यही मसला है कि वो जो एक रेप का केस है उसमें जो अदारे अपनी अपनी जगह पे तफहीम करते हैं और अपने अपने सच लेके आते हैं, और फिर उसे एक औरत का सच है और फिर उन डाकुओं का सच है, तो ये इतने सारे सच इकट्ठे हो गए हैं कि उनके होते हुए कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, वो कोई अल्टीमेट बात हमारे सामने रख नहीं सकता। तो ये जो नॉन सीरियसनेस है, और ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ है यानी डेथ ऑफ ऑथर जो है, जो बात करते हैं आपने एक जुमला लिखा और आप फारिग हो गए, अब रीडर की मर्ज़ी है उसका जो मर्ज़ी मफहूम निकाले। अब जब लेवल ये आ जाएगा तो वो तो रीडर कहेगा कि मैं तो इसका ये मफहूम निकालता हूँ, तो जो राइटर है वो बात कुछ और करना चाह रहा है लेकिन आगे से उसको समझा कुछ और जा रहा है। तो ये एक नॉन सीरियसनेस ने बड़ा नुकसान पहुँचाया इसको। अब हम रफ्ता रफ्ता उस मकाम पे आ रहे हैं जहाँ अभी तक जिस नई स्पेस में दाखिल हो गया है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक हुआ, और अब जो सोशल मीडिया और वेब पे चला गया है, जहाँ पे हुसैन नकी साहब को बहुत खुश होना चाहिए कि अब बहुत आज़ाद हो गया है, जो कहना चाहिए दिल खोल के लिए खबर के बजाय अब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरी को फ़रोग़ देने के लिए खबरें तहय्युर इश्क में नदीम आपसे अगर दरख्वास्त करूँ कि अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? गज़ल गज़ल जी। और किन की गज़ल सुना रहे हैं? अमजद इस्लाम अमजद साहब की जी।
रे 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 गा गा रे 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 गा गा रे दा प दा रे रे गा गा रे दा आके रुकने के रास्ते आके रुकने के रास्ते कहाँ मोड़ था उसे भूल जा कहाँ मोड़ था उसे भूल जा वो जो मिल गया उसे याद रख जो नहीं मिला उसे भूल जा आके रुकने के रास्ते वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा उसे भूल जा कहाँ कहाँ आके रुकनी के रास्ते मैं तो गुम था तेरे ध्यान में तेरी आस तेरे गुमान मैं तो गुम था तेरे ध्यान में तेरी आस तेरे गुमान हवा कह गई मेरे कान में हवा कह गई मेरे कान में मेरे साथ चल उसे भूल जा कहाँ आके रुकने के रास्ते आके रुकने के रास्ते कहाँ मोड़ था उसे भूल जा कहाँ मोड़ था उसे भूल जा वो जो मिल गया उसे याद रख जो नहीं मिला उसे भूल जा आके रुकने के रास्ते वाह, बहुत उम्दा। क्या मैं भी बहुत देर से नक्शा ये देख रहा था कि जो नदीम की कॉम्पोजिशंस हैं अगरचे रिवायती गज़ल गा रहे हैं लेकिन कॉम्पोजिशन उसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ लेके आए हैं और क्या अच्छा तजुर्बा है। तो हम भी चाहते हैं सहाफ़त तजुर्बे ज़रूर करे लेकिन रिवायत को भी आगे चलने दे। नक्शा अब बात घूम फिर के वहाँ आ गई जो आपकी ज़िंदगी भर का निचोड़ है। लेकिन साहब आपको रियासत पाकिस्तान ने आज तक कोई अवार्ड दिया? सितारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़? एक तो मैंने ये कहा कि कोई मुक़्तदर ऐसा तो हो जो जिसको यानी हक़ इक़्तिदार हो तो फिर मैं एक बार किसी ने पूछा था अच्छा
तो क्योंकि उनको ये ख्याल था कि ज़ाहिर है कि मैं शायद इनकार ही करूँगा, जी तो मैंने यही कहा कि ऐसा जिस दिन होगा उस दिन वो अगर कोई देगा तो मैंने कबूल सवाल कर लेंगे, लेकिन जर्नलिस्टों ने जो दिया जी बिल्कुल वो मैंने कबूल रियासत किया। का नहीं है। मैंने ये जी, सवाल इसलिए रियासत। किया कि निसार उस्मानी साहब, आइए रहमान साहब, आप और मुझे अपने वालिद मरहूम अशरफ हाशमी का जुमला याद है कि जब 88 में उनके पास पैगाम आया तो अब्बा ने एक जुमला कहा था कि ये बेवकूफ़ हो गए हैं, सहाफ़ी का नाम अखबार में सिर्फ 2 दफ़ा छपता है, एक उसका नाम तब छपता है जब वो एडिटर हो जाए हाँ, और दूसरा तब वो जब वो मर जाए, जब वो इसके अलावा उसकी खबर नहीं होती। सही। इस हिसाब से आपने आज़ादी इजहार राय की तहरीक चलाई और अब इजहार साइबर स्पेस पे चला गया, जहाँ जो दिल खोल के दुश्मन तराजी करनी है वो ट्विटर के 120 लफ्ज़ों में कीजिए, जिस पे जो इल्ज़ाम लगाना है वो लगाइए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहस ये भी है कि क्या डिजिटल समाज से अदब को और सहाफ़त को ख़तरा लाहक है? भाई यही आज़ादी तो आप चाहते थे कि नाराए विंदाना बुलंद करें और कोई रोके ना, तो आज नहीं, हो गया। ये नहीं चाहते थे कि आप मतलब यानी बेखबरी को और झूठ को खबर के तौर पे और वाज़े तौर पे यानी जो सोशल मीडिया में हो रहा है कि बाकायदा बिल्इल्तिज़ाम डिसइंफॉर्मेशन छप रही है, शाया हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है और उसके ज़ाहिर है उसको तो मीडियम जो है या ये जो आलात अभी आपने जो ज़िक्र किया था तो वो ये मीडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो इसमें और सोशल मीडिया है, इसमें दोनों इम्कानात तो हैं, इसको बहुत अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत मालूमात से लोगों को यानी फैज़याब कर रहा है ये, और साथ साथ बहुत ही डिसइंफॉर्मेशन भी फैला रहा है, बहुत दरोगोई भी कर रहा है, बहुत झूठ और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है ये। लेकिन ये बहैसियत मजमूई इस कायना यानी इस कुरह अर्ज़ को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी तबाही का सबब बन सकता है ये। लेकिन नक़वी साहब, जो इसके डिफेंडर्स हैं, जो इसके दिफा में बोलते हैं, वो ये भी तो कहते हैं कि देखिए ये एक नया मैदान है, अभी नहीं इर्तिकाई मैदान है लेकिन उसको आप इसलिए तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक मैदान है उसमें आप ने गोल्फ खेलनी है, उसके अंदर आप घोड़े यानी वैसे दौड़ाने लगे गुस्ताखी माफ नक़वी साहब, वो या हाथी इफ्तिखार उसमें आरिफ साहब छोड़ का दे। शेर है कि माले इज़्ज़त सादात देख के हम बदल गए, तो बदलने पे ऐसी हैरत क्या कि जब जो प्रिंट मीडिया था उसने मयार नहीं रखा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसने माले इज़्ज़त सादात बेच दी, तो अब तो सोशल मीडिया में जो देखिए इसमें कई चीज़ें हायल रहीं, मसलन पाकिस्तान में अखबारात के ऊपर डिक्लेरेशन की पाबंदी, यानी यहाँ पे ये था डिक्लेरेशन एक वक्त में हमारे उन एक बारबर थे उनको दिया गया और हमारे डिक्लेरेशन के मुतालिक फ़ैसला होने में कई साल लगे। जी ये तो एक जहत है। ये अच्छा, और दूसरे ये था कि ये यानी यहाँ पर जैसे आज़ाद निकला जी और कई उसको डिक्लेरेशन वैसे जारी नहीं हो रहा था, तो किसी के पास था तो उनसे माहवार यानी वो दे के और ये खरीदा अहद गया। गुजरा है। अल-फतह का आप देखें कि कितने एडिशन जो थे जी वो मुख्तलिफ रिसालों को के डिक्लेरेशंस इस्तेमाल करके उसको शाया किया गया, करना पड़ा, ये सूरत हाल थी। नक़वी साहब, ये एक जहत है कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक इबलाग भी तो है जो ज़बान गलीज़ इस्तेमाल हो रही है, दुश्मन तराजी में ज़ाती हमले किए जाते हैं, उसके बारे में जो पॉपुलिस्ट मूड है वो ये कहता है कि ये तमीज़ वमीज़ अदब अदाब ये लखनऊ में छोड़ के आइए। नक़वी साहब भी लखनऊ से आए थे, उन्होंने पंजाबी का अखबार निकाल लिया था, तो लिहाजा
हम भी अब खुल के यानी बोलेंगे। पंजाबी का अखबार निकालना लखनऊ की और उर्दू की कोई बेइज्जती मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं अदब का जो मयार है, तहजीब, वो खुद एक पाँव की जंजीर है। अब खुल के बात होनी चाहिए, और खुल के बात होने का मतलब ये है कि बराह रास्त गाली दीजिए, और इसको वो कहते हैं आज़ादी इजहार। और हम जितने नए जो लिखा जा रहा है वो कहते हैं कि पॉपुलिस्ट हमारी बात असर करती है। ये एक मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत देर ये नहीं चलने वाला है। अच्छा, आप क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कौन करेगा? ये वो ख़ुद ख़त्म करेंगे, इस वास्ते कि उसका ऑडियंस अभी मिल रहा है। थोड़ा अरसा गुजरेगा तो वो ऑडियंस नहीं मिलेगा। जैसे एक ख़राब यानी बेशुमार आप देखें ना, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, और बहुत सारे चैनल जो हैं मुझे इल्म है कि 7-7 महीने से उन्होंने तनख्वाह नहीं दी है, और देने के शायद लायक भी नहीं है, क्योंकि उनको 8 अरब या 20 अरब जितना भी है बजट उसका इश्तिहारों का सरकार के पास और प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के पास, उसमें से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो जाहिर है कि ये सिलसिला तो बहुत अरसे नहीं चल सकता। आप देखें कि इस वक्त भी मसलन पाकिस्तान में रविश कुमार को हमारे बहुत सारे चैनल्स के मुकाबले में ज़्यादा सुनने वाले यूट्यूब पे मौजूद हैं। लेकिन यूट्यूब का आपने जिक्र किया, वो तमाम हमारे बड़े आज के बड़े पॉपुलर नाम के जो इस यौनरा में यद तूला रखते हैं कि इल्ज़ाम लगाइए उसके बाद भुगतना जाए, उनके बेइंतहा मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, और जितना बड़ा आप सनसनी खेजी के साथ बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको। इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल ये है कि अभी पिछले दिनों मैंने ना मुस्तनसन तारड़ का नावल पढ़ा, ये भगत सिंह के हवाले से उसने वो नावल लिखा है। अच्छा, उसमें उसने भगत सिंह का एक कॉल कह लें कि उसने कहा कि जब सुनने वाले बहरे हो जाएं तो उनको सुनाने के लिए चीखना पड़ता है, और उसने भी पार्लियामेंट हाउस में एक बम फेंका था। अब ये देखिए 1929 की बात है, 2829 की बात है, और वो लाउड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि इतने सारे अखबार और चैनल होने के बावजूद सुना नहीं जा रहा, लोगों के जो मसाइल हैं उनको सीरियसली लिया नहीं जा रहा। लोग जो कहना चाहते हैं वो फिर वही वजह होती है कि फिर वो तहजीब उसके दायरे से निकल के तो फिर लोग चीखते हैं। आप मौसीकी में देख लें, आप फिल्मों में देख लें, यानी जब तक वो लाउडनेस नहीं आ रही तब तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो मेरा ख्याल है उस लाउडनेस की वजह से ये सारी नॉन सीरियसनेस जो है वो पैदा हुई है। अगर ये चीज़ें प्रॉपर प्लेटफॉर्म से सुनी जाएं और इंसाफ किया जाए और लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हों, तो ये सारी चीज़ें इस सतह के ऊपर कभी भी नहीं जाएंगी। हेगल का जो फ़लसफ़ा है कि एक बात करें थीसिस, तो उसका एंटी थीसिस होता है, और फिर सिंथेसिस होता है, फिर वो थीसिस बनता है, फिर उसका तो ये 8, 10, 20 के पे जाके आप अल्टीमेट ट्रूथ पे पहुंच जाते हैं। ये हेगल का फ़लसफ़ा है 19वीं सदी का। अब जो है आपका थीसिस, एंटी थीसिस और वो चीज़ें रही नहीं है, यानी सच तक पहुंचने का कोई पैमाना नहीं रहा, और लोग इतने मायूस हो चुके हुए हैं। काफिर साहब, एक बात और भी तो है ना, वो ये है कि अब जो सिर्फ अदीब या बाखबर ज़राए का सहाफ़ी था, खबर उस तक महदूद नहीं रह गई। अब हर आम शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है और उसके अंदर यूट्यूब या ट्विटर इंस्टॉल्ड है, वो ख़ुद एक सहाफ़ी है। वो कहता है मैं बता रहा हूँ, मुझे ख़ुद पता चला, और अफवाहों का बाज़ार गर्म है, और वो उसको अपना हक़ समझते हैं कि बात कहने की हमें आज़ादी है, और अब हम देखें कौन हमें रोकता है। तो अब अदब और ख़बर सहाफ़ी और अदीब के हाथ से निकल गई है क्या? नहीं, लेकिन ना उनके हाथ में अदब है ना उनके हाथ में सहाफ़त है। उन दोनों की नफ़ी यानी किया जा रहा, अदब की भी नफ़ी हो रही है और सहाफ़त की भी नफ़ी हो रही है, और ज़ाहिर है कि ये मतलब यानी ये सिलसिला अरसे दराज तक नहीं चल सकता। मेरी अच्छा, मैं एक सवाल में यहाँ शामिल कर लूँ, फिर उसके दोनों जवाब दें। नकी साहब का फरमाना, इनका तजुर्बा है, ये फरमाते हैं सिलसिला ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर आज आप प्रिंट मीडिया का जायज़ा लें
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जारी होने वाली ख़बरों का जायज़ा लें तो लगभग 50% कंटेंट सोशल मीडिया जनरेट करके दे रहा है। क्या ट्वीट किया गया है वो छपता है, क्या यूट्यूब पे या दीगर ज़राए पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है वो शाम के शो का मौजू भी होता है। उसकी वजह जो है वो है टाइम स्केल। यही बुनियादी फ़र्क है। आप शुरू में जिक्र कर रहे थे ना कि अदब में और सहाफ़त में हम लाइन कहाँ खींचेंगे, वो लाइन यही बनती है कि सहाफ़ी जो है या सहाफ़त जो है उसने शाम तक जो ख़बरें आनी है उस दिन में वो छाप के सुबह लोगों को पेश कर देनी है। अदब के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है, वो कई सदियां पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। नावल लिखना है वो 10 सालों में लिख सकता है, वो 6 महीने में भी लिख सकता है। ये जो सहूलत है ना ये उसको नहीं है। अच्छा, अब वो जो सहाफ़ी है या सहाफ़त है उसके मुकाबले में सोशल मीडिया आ गया है कि एक जो 24 घंटे का था अब वो चंद घंटों पे बात आ गई है, चंद मिनट के ऊपर बात आ गई है, सेकंड्स के ऊपर आ गई है बात। अब उसका सोशल मीडिया का प्रिंट मीडिया से मुकाबला है और इस वजह से अब वो ज़्यादा फैलता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक जो अदब के हवाले से मैं सोशल मीडिया की बात कहूँगा कि पहले नदीम कासमी साहब के रिसाले में फ़नून में कोई शख्स छप जाता था तो वो मुस्तनद अदीब शायर हो जाता था, और राक में किसी का अफसाना छप जाता था तो वो अफसाना निगार हो जाता था। अच्छा, बाद में क्या हुआ, अदबी सफ़ात निकले तो अदब में रावलपिंडी से मज़हरुल इस्लाम निकालते थे अदबी सफ़ा, यहाँ से अताउल्लाह कासमी और बाद में हसन रिजवी जंग का निकालते रहे। उस अदबी सफ़े पे अनवार फिरोज साहब निकाला जी वो निकालते थे। उस अदबी सफ़े पे जो ख़बर, जो रिपोर्ट, जो गज़ल या जो भी कोई अदब पारा छपता था वो सारी जगह पे फैल जाता था और आपका एक नाम बन जाता था। अच्छा, अब क्या है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर हर 3 मिनट के बाद एक बंदा शेर कहता है और वो लगा देता है। अच्छा, और आप देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये तो 10 साल पहले मैंने गज़ल कही थी और ये अभी मैंने शेर की, तो उस गज़ल में से ये 10 गज़लें निकल आई हैं, उस एक शेर में से ये 5 शेर निकल आए हैं। तो ये जो हमारी टैलेंट है, जो तख्लीक है और जो सोशल मीडिया की डिमांड है उसने मायार को एक तरफ छोड़ दिया है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी लाइकिंग 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, उनका ये मसला नहीं है कि मायार क्या है। उन्हें कहो कि आपका वज़न ठीक नहीं है, लफ्ज़ का इस्तेमाल सही नहीं है, वो कहते हैं इस बात को छोड़ें, ये मेरी लाइकिंग देखें, लाइक्स देखें कितनी आई हुई है जी। तो ये देखें ना, मायार बदल गए हुए हैं सारे। अच्छा, इसी तरह मुशायरा था। आप यकीन करें कि 81, 82 में हम रातों को मतलब सफ़र करके तो ये लाला मूसा, गुजरात और गुजरांवाला तक जो मुशायरे होते थे 2-2 बजे तक यहाँ सुन के तो जीटी रोड पे वापस जलम जाते होते थे। तो वो मुशायरे का एक इम्पैक्ट होता था और आखिर दम तक इसलिए बैठते थे कि नदीम कासमी साहब ने, कतील शिफाई साहब ने, शहजाद अहमद साहब ने, इन लोगों ने सुनाना मतलब अच्छा, मुशायरे में क्या हुआ है कि ये लोग जो हैं वो बेचारे या तो आते ही नहीं है और जब उनका वक्त आता है ऑडियंस जा चुकी होती है, लोगों का बिल्कुल वो खत्म हो गया, कहते हैं टेलीविजन पे देख लेंगे ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। इनको बर्बाद कर दिया मज़ाहिया मुशायरों ने। अच्छा, मज़ाहिया मुशायरों ने ऑडियंस ऐसी कैप्चर की कि संजीदा शायर को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो कहते हैं कि कंटेंट नहीं। अच्छा, अगली बात क्या हुई, मज़ाहिया मुशायरों को सोशल मीडिया वाले शायरों ने बर्बाद कर दिया, अब उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो खाना सब तरह खराब है, हम सिर्फ सहाफ़त को मोरद इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकते। नक़ी साहब जी तो चाहता है कि गुफ्तगू गाफिर से, आपसे दोनों से होती रहे, लेकिन वक्त की कैद है और प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। बहुत ख़बरसात में जहाँ आपके दोनों मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ, वहाँ हमने ये देखा है कि हुर्मत हर्फ की तहरीक चलाने वालों ने चलाई। अब देखना ये है कि क्या जो लफ्ज़ की बखिया गरी कर रहे हैं उन्हें क्या ये ख्याल आएगा कि महज उनकी तहरीर की बरहनगी माशरती बिगाड़ ही नहीं ला रही है, बल्कि ख़ुद उनके किरदार की उरियानी को भी सामने ला रही है। तो जो आप लिख रहे हैं, चाहे आप उसे अखबार के सफ़े पे ज़ब्त तहरीर में ला रहे हैं या आप साइबर स्पेस पे जाके बात कर रहे हैं, ये याद रखिए कि बात का वज़न होता है। और जो यास्मीन हमीद ने कहा था, हमें भूल जाता है, बात से बहुत पहले एक बात होती है और रात से बहुत पहले एक रात होती है। तो इसका ख्याल रखिए, इससे पहले कि अगर लफ्ज़ इतना गिरा तो ख़ुद शान आदमियत जो है वो घट जाएगी। सहाफ़त और अदब के मौजू पर नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँची और मैं गुजारिश करूँगा आपसे नदीम के आप
अपनी आवाज़ से इस महफिल you, को तमाम करें। नासिर काज़मी साहब के लिए पेश करें। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है। चलो जीने की सूरत हो रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है। चलो जीने की सूरत हो रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है। मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा। ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। चलो जीने की सूरत हो रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है। चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर। ये बस्ती आज खाली हो रही है, ये बस्ती आज खाली है। चलो जीने की सूरत हो रही है, मुसलसल बेकली दिल रही। मक्ता पेश है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर
हमारे घर की दीवारों पे नास, हमारे घर की दीवारों पे नास, उदासी बाल खोले सो रही है, उदासी बाल खोले सो रही है। चलो जीने की सूरत हो रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है। Thank you.